आज एपिसोड 2 ऑफ द चैप्टर मेजरमेंट्स रिलेटेड टू फिजिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद फिर टाइम और साथ ही शुरू कर दिया था हम लोगों ने टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिफाइन भी कर दिया। टेम्परेचर कब बढ़ता है या कब घटता है सबको मालूम है। रोज देखते हो घर में फ्रिज में कोई भी सामान रख दोगे तो घट जाएगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा, और गैस के ऊपर गर्म करोगे गर्म हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लेमैन के लिए। टेम्परेचर से पहले हमें समझना पड़ेगा एक और टाइप ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि इनएविटेबली जनरली हर जगह से हर कोई भी दूसरी एनर्जी जब आप कंज्यूम करते हो, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करते हो किसी दूसरी एनर्जी में, तो हीट एनर्जी इनएविटेबली निकलती ही निकलती। तो जितनी भी एनर्जीज हैं, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, या फिर क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी हो, स्प्रिंग एनर्जी, कुछ भी हो, ठीक है। तो उनमें से जब उसको यूज करके उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको यूज करके पंखा चलाते हैं, पंखा घूमता है, गर्मी के दिनों में आपको रिलीफ मिलता है। मतलब यू आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए थोड़ी सी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। थोड़ी देर चलाओ पंखा और उसके बाद फिर उसके जो उसको हाथ लगा कर देखो, आपको गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हीट एनर्जी जनरेट हुई साथ में। तो अगर आप हीट बढ़ाते हो किसी भी चीज़ में तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। एक अपवाद है पानी, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, वाटर के बारे में। तो उसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा। क्या होता है, क्यों बढ़ता है टेम्परेचर? इफ यू इम्पार्ट हीट एनर्जी टू एनीथिंग, व्हाट हैपेंस इज कि द हीट एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन दैट बॉडी एंड और वो जो हीट है दैट गेट्स स्टोर्ड into that body, but जब वो स्टोर होती है तो वो स्टोर होती है by converting itself from heat energy to kinetic energy, जिससे आपको हीट की फीलिंग आती है। तो काइनेटिक एनर्जी में आप उसको कन्वर्ट करते हो और उसी का डिग्री मेजर यानी टेम्परेचर। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो कई चीज़ें होती हैं उसके अंदर। आप लोगों को लगता होगा ये आपकी नाक का ये वाला पॉइंट सपोज करो है, ये अपनी जगह पर बरकरार है, आपको लग रहा होगा ये। या आपकी आँख की पुतली के अंदर का अगर कोई छोटा सा पार्टिकल अगर हो तो वो अपनी जगह पर स्टेबल है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जितने भी पार्टिकल्स हैं एंड दोज मैक्रोस्कोपिकली तो आपकी नाक की जगह पर है, आपकी आँख की जगह है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखो तो जो पार्टिकल्स हैं उस बॉडी के, वो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर है बॉडी का, तो आपकी बॉडी के हर एक पार्टिकल मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या उससे भी छोटे पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स अपनी जगह पर स्टेबल नहीं होकर आगे पीछे अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। और ये आपकी पूरी बॉडी में, इसका ये मतलब नहीं कि नाक के पास का पार्टिकल पैर में पहुंच जाएगा, वो बात नहीं है। पार्टिकल वहीं रहेगा लेकिन वहां पर उसका टू एंड फ्रो मोशन रहेगा बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अगर 37 से आपको बुखार आ गया और आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया
तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उसका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोई भी चीज़ को, या सुना भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी चीज़ को अगर आप हीट करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगी। क्यों एक्सपैंड होगी? क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सपोज करो वो पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहे हैं, उसके अंदर ही अंदर है सब सारे पार्टिकल्स, लेकिन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो वो ऐसे चलता है। लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करना चालू कर दोगे, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना चालू करेंगे। जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना डिस्टेंस उनको ज़्यादा करने मिलेगा, इसकी वजह से बॉडी एक्सपैंड होती है, नथिंग मोर। तो बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी, the particles of any body, including your body, move to and fro due to the increased kinetic energy when you impart heat to any body. इसका मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप हीट दो तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जिनमें पहले से ही कुछ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर भी कुछ तो टेम्परेचर होता ही है, तो जितने भी पार्टिकल्स है अगर टेम्परेचर आप उनका बढ़ाते हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और टेम्परेचर बढ़ाने का तरीका क्या है? उसको हीट दो, गरम करो, और कुछ भी गरम करने का वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो सबसे पहले कोई भी टाइप की एनर्जी हो दुनिया में, लाइट एनर्जी, एनर्जी, कुछ भी, उसका जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट आई एम टॉकिंग अबाउट, the basic unit in SI system is joule. Basic unit in SI system is joule. And in FPS system it is calorie. Calories. Okay. तो अब जैसे मैंने इस चैप्टर के शुरू में बोला था, अपने को कन्वर्शन आना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कन्वर्शन क्या है? जूल को कैलोरी, कैलोरी को जूल में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो जितना चाहे उतना तरीके से। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। इज इट क्लियर? तो अब अपन टेम्परेचर स्केल्स के बारे में भी चर्चा करें, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि SI में जो फंडामेंटल यूनिट जो है, बेसिक यूनिट जो है टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। We'll start with Fahrenheit scale। और ये उस समय बनी थी जब हाई टेम्परेचर वगैरह को मेजर करने की उतनी ज़रूरत नहीं समझ में आती थी। इवन जब आयरन बनाया जाता था, आयरन मेल्ट्स एट अबाउट 1537 डिग्री सेल्सियस। तो आयरन भी जब मेल्ट किया जाता था तो अंदाज से देखकर जो मेल्टर होता था वो बताता था कि नहीं, चलो हो गया, अब गर्म हो गया, अब इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी डालना है जिसकी वजह से इसकी प्योरिटी बढ़े, दैट वुड बी इनफ। वो ज़माना अलग था। और उसी ज़माने में फ़ारेनहाइट ने एक स्केल बनाई थी, बट दैट स्केल वॉज टोटली रिलेटेड टू वाटर। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट या वाटर का कंडेंसेशन पॉइंट एक ही बात है, या वाटर का वेपराइजेशन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, या फिर स्टीम का कंडेंसेशन पॉइंट, ये एक ही चीज़ है, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड फ़ारेनहाइट ने स्केल बनाई, और उस स्केल में ऑब्वियसली थर्मामीटर बनाया मेजर करने के लिए। तो वो जो थर्मामीटर था उसमें मर्क्यूरी यूज़ की। क्यों मर्क्यूरी यूज़ की और कोई चीज़ यूज़ क्यों नहीं की, इसके बारे में चर्चा आगे। ओके, तो फ़ारेनहाइट स्केल जो बनाई
फ़ारेनहाइट स्केल में ही टुक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट as the freezing point of ice, freezing point of water or melting point of ice. And then he took 218 degree Fahrenheit as boiling point of water. The difference being 180 जैसा आपको दिखाई दे रहा है, 180 है. ओके, तो उसने फिर इस थर्मामीटर में बीच में ये 180 पार्ट 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ईच करस्पॉन्डिंग टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. और इस ढंग से पहला फ़ारेनहाइट स्केल बना. उस समय तक ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ नहीं था, चला दिया लोगों ने. लेकिन उसके बाद फिर उनका काट करने के लिए एक सेल्सियस बाबा आ गए. He was also a very big scientist during that time. बोले ने ये क्या 32 to 108 वगैरह लगा के रखा है, प्रॉपर मेट्रिक सिस्टम में जाओ. तो उसने फिर अपना बनाया स्केल, एंड दैट टेम्परेचर स्केल वाज आल्सो रिलेटेड विद वाटर ओनली. उसने जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ही टुक इट एज 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसको उसने 100 डिग्री सेल्सियस लिया. और इस तरीके से सेल्सियस ने इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट करस्पॉन्डिंग टू एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब सेल्सियस नहीं बोलते थे इसको सेंटीग्रेड बोलते थे. 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इस ढंग से हम लोग पढ़ते थे. सेंटीग्रेड क्यों? क्योंकि इसकी 100 पार्ट्स में ग्रेडिंग की गई थी, इसलिए इसका नाम उस जमाने में सेंटीग्रेड रखा गया था, विच वॉज देन चेंज टू सेल्सियस इन द नेम ऑफ द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस थर्मामीटर. अब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार आपको दिया है क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर, जैसे यूएस में फ़ारेनहाइट में चलता है. वहाँ पर अगर आप बोलोगे कि आज गर्मी के दिनों में टेम्परेचर कितना था, तो वो बोलेंगे 110 या 111 या 112. आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अपने यहाँ तो बॉयल हो जाता 100 पर पानी, इतना टेम्परेचर कहाँ से आ गया. वो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट. तो फिर अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है कि भैया वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करोगे? तो उसके लिए एक कन्वर्शन का फॉर्मूला है विच यू मस्ट रिमेंबर ऑलवेज, एंड दैट इज C/5 is equal to F minus 32 whole upon 9. C/5 is equal to F minus 32 whole upon 9. अब आपको अगर सपोज करो सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको मालूम है फ़ारेनहाइट में करीब 98 पॉइंट समथिंग आता है टेम्परेचर, और सेल्सियस में 37 आता है. लेट अस यूज इट. आपसे अगर कोई बोले कि भैया 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो आप देखें इधर 37/5 is equal to F minus 32/9, और 37 multiplied by 9/5 is equal to F minus 32, और F is equal to 37 into 9/5 plus 32. कुछ नहीं, ट्रांसपोजिशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्या किया? कुछ भी नहीं किया मैंने. पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद ट्रांसपोजिंग किया. आई गॉट दिस. नाउ 37 into 9, 9 7 is 63, 9 3 is 27, 27 मतलब 33 हो जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा 333 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, बचा 3, ऊपर से 15, फिर 6 30, फिर 3, फिर 0,
6. So this will be equal to 66.6 plus 32, and this comes to 66.6 32.0 6 शेयर दो 8 9 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका बॉडी टेम्परेचर जनरली रहता है। तो इस फॉर्मूला को आप हमेशा ध्यान रखें, जिससे कि कभी अगर आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो यू कैन कन्वर्ट इट अकॉर्डिंगली। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, इट कैन बी डन। तो घर में अब आप वर्क के हिसाब से 2-3 कोई भी रैंडम टेम्परेचर्स ले लो। जैसे कि पहला टेम्परेचर आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आज का है 40 डिग्री सेल्सियस। कांट यू कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट? आराम से किया जा सकता है। एक बड़ी मजेदार चीज, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में मात्र एक टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड ऐसा है जो कि सेम है। सपोज करो कि वो x है, तो x डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू x डिग्री सेल्सियस। सिर्फ एक पर दोनों एक साथ मिल जाते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। एंड व्हाट इज दैट टेम्परेचर? दैट टेम्परेचर इज -40 डिग्री। देखो करके देखो, -40 अपॉन 5 इज इक्वल टू F -32 अपॉन 9। 9 चौक ये तो हो गया, कितना हुआ 40 मतलब 8, 9 8 -72 इक्वल टू F -32 और F इज इक्वल टू -72 प्लस 32 एंड दैट इज -40। ये एक इकलौता टेम्परेचर ऐसा है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आ जाता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि अब अपन SI सिस्टम के ऊपर आ रहे हैं, आपने सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच में कन्वर्शन देख लिया कि कितना क्या होता है कन्वर्शन। अब थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था आपसे कि अगर आप किसी चीज़ को हीट देते हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। उसी ढंग से अगर आप उसकी हीट निकालते हो बाहर, यानी कि उसको ठंडा करते हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। तो बाद में साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर अपन किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, मतलब उसके अंदर की हीट निकालते हैं, तो कोई तो ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की 0 हो जाए। काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की 0 हो जाए। तो एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया, टेम्परेचर डाउन करते गए एंड इट वाज फाउंड आउट कि एट ए टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेल्सियस the kinetic energy of that body becomes 0. That means the to and fro motion जो particles का है, it comes to a standstill. Okay, ये टेम्परेचर है उसका। एंड एट दिस टेम्परेचर आप लोगों ने सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। इनफैक्ट there are 5 states of matter. One state is this, the fourth one, solid, liquid, gas के अलावा this is the fourth one, जहां पर किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाए। ये चौथी स्टेट ऑफ मैटर है एंड सच टाइप ऑफ मैटर इज नोन एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट।
इट इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि इन दोनों ने इसके ऊपर काफी वर्क किया था, तो इसलिए इसको नाम ही दे दिया इस मैटर को, इस चीज को, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस के साथ चौथा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और पांचवा, अगर आप किसी चीज को इतना गर्म करो कि वो आयोनिक फॉर्म में आ जाए, तो वो है मेरा पांचवा स्टेट ऑफ मैटर, एंड दैट इज नोन एज प्लाज्मा। तो इस तरीके से देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो -273.16, और उसके बाद फिर इसको उड़ा दिया जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये टेम्परेचर जब पहुंचा तब उन्होंने बोला कि दिस इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब इसको दिया गया 0 केल्विन। यहां पर केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगती, डिग्री सिर्फ सेल्सियस फ़ारेनहाइट में लगाओ जितनी लगाना है आपको, लेकिन केल्विन में आपको डिग्री नहीं लगाना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो 0 केल्विन जो है दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्यों? क्योंकि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी वैनिशेस एब्सोल्युटली, टोटली, कंप्लीटली, इसलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, 0 केल्विन। और उसके बाद फिर जैसे -273 0 केल्विन, देन -272 1 केल्विन, -271 कितना हो जाएगा 2 केल्विन। इस ढंग से चलते जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर आओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। तो साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए केल्विन स्केल जो है वही यूज में आती है। Got it? So, what would be the conversion between Celsius and Kelvin? Kelvin, K is equal to C plus 273. और मतलब आपको कोई फ़ारेनहाइट में दिया है तो पहले क्या करो, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करो, फिर उसमें 273 ऐड कर दो, आपका केल्विन में आ जाएगा। इसका एक और कैलकुलेशन है कि केल्विन स्केल के डेवलपमेंट के पीछे एक राज हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब इसके बारे में ढंग से समझाता हूं। एक थर्मस लिया और उस थर्मस में आप बर्फ जो है उसको पूरा अंदर भर दो फूट, दैट विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। This 273 Kelvin is known as the triple point of water. Why? अब मैं बता रहा हूँ। थर्मस में आपने भरने के बाद क्या हो रहा है कि वो पिघलना शुरू हुआ, तो अब वो थर्मस के अंदर क्या क्या है, सॉलिड भी है बर्फ, लिक्विड भी है पानी, और आप देखते हो कि उस थर्मस के मुंह में से भाप भी बाहर निकल रही है। हर एक व्यक्ति ने देखा होगा ये, मतलब तीनों स्टेट में पानी इस टेम्परेचर के ऊपर को एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, विच करस्पॉन्ड्स टू 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो अब आप मेरे ख्याल से तीनों तरीके की जो टेम्परेचर स्केल हैं उनमें आपस में एक दूसरे के बीच में आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अब
हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊँ, क्योंकि 10th तक तो खैर ज़्यादा कोर्स में नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कैलोरीमेट्री वगैरह भी इसलिए पढ़ा देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह से अभी से 9th स्टैंडर्ड से ही समझ में आ जाए, सो दैट व्हेन यू रीच 11th एंड 12th जब आपको हीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उस हीट चैप्टर के बारे में आप ज़्यादा अच्छी तरह से उस समय समझ सकोगे। सो आज बस इतना ही। अब बाकी का अगली क्लास में, एट अगली क्लास दैट मीन्स ऑन ट्यूसडे। ओके, टिल देन बाय।